अध्याय 137 उसे खाना बनाने दो। उन्होंने चौड़ी आंखों से उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये कहा था, लेकिन जब उन्होंने उसे दोबारा बोलते हुए देखा तो वे मदद करने में असमर्थ हो गए, लेकिन थोड़ा भावुक हो गए। यह ओलिवर ही था जिसे एक बार फिर से स्थिति के बारे में एक विचार आया। वह वास्तव में उनकी समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति था जिसे एक बार फिर से एक विचार आया। उन दोनों को इस बात का आभार महसूस हुआ कि वह आज उनके साथ मौजूद था, अन्यथा वे पहले ही एलिसन को गंभीर रूप से नाराज कर चुके होते। रात के खाने के रूप में रासायनिक आपदा को खाने से बचने की उनकी योजना में ओलिवर मुख्य भूमिका निभा रहा था। कोई भी उस मिश्रण से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उन्हें एलिसन के संदेह को जगाए बिना या उनके भंडारण कलाकृतियों में गड़बड़ी पैदा किए बिना इसे विवेकपूर्वक निपटाने की जरूरत थी। इसलिए इस चीज से छुटकारा पाना उनके लिए महत्वपूर्ण था और उन्हें इसे सफाई से करना था ताकि वे एलिसन को उन पर और उनकी गतिविधियों पर संदेह न करें, लेकिन साथ ही उनकी भंडारण कलाकृतियों में गड़बड़ी भी न हो। समय का महत्व था। इससे पहले कि उनके गुरु डैनियल को ऊपर की मंजिल पर बसाकर वापस आएं, उन्हें कार्रवाई करनी थी। दोनों मदद नहीं कर सके, लेकिन डैनियल की हालत के कारण इस गड़बड़ी से बचने के लिए चुपचाप उसकी किस्मत को कोस रहे थे। दोनों मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपचाप डैनियल को कोसने लगे कि वह कितना भाग्यशाली था कि सिर्फ अपनी हालत के कारण इस पूरी स्थिति से बच गया। मेरे पास विचार है, ओलिवर ने नादिया की ओर देखते हुए कहा, जिस पर उसकी नज़र पड़ी। हालांकि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत होगी। नादिया उसकी नज़र से मिली। भ्रम की एक झिलमिलाहट उसकी भावहीन नज़र को पार कर गई। बस जल्दी करो, शिक्षक अब किसी भी क्षण नीचे होंगे, अंबर ने आग्रह किया। ठीक है, मैं अपने तत्व का उपयोग करूंगा और इस भोजन को एक क्लस्टर में केंद्रित करूंगा और फिर नादिया, क्या आप इसे मेरे लिए फ्रीज कर सकती हैं? इस तरह अल्फांसो को बिना किसी गड़बड़ी के इसे अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट में सफलतापूर्वक संग्रहीत करने में सक्षम होना चाहिए। जब उन्होंने ये सुना तो उन सभी को कुछ एहसास हुआ। वास्तव में ये निश्चित रूप से संभव था। उन तीनों ने बर्फ तत्व वाली एकमात्र लड़की की ओर अपना सिर घुमाया। नादिया ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन दोबारा सोचा, अगर उसने मदद नहीं की तो। उसने भोजन पर नजर डाली और कुछ समय के लिए उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। ये निर्णय लेते हुए कि परिणाम भुगतने की तुलना में मदद करना बेहतर है, उसने सिर हिलाया। ओलिवर जल्दी से काम पर लग गया। दरअसल जल तत्व और बर्फ तत्व दोनों पर उनका नियंत्रण था, इसलिए वह ये दोनों काम खुद ही जल्दी से कर सकते थे। भले ही उन्होंने बर्फ तत्व का अधिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं ही कुछ तरल पदार्थ जमा देने का विश्वास था। लेकिन उन्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। उसने अभी अभी अपना बर्फ तत्व जागृत किया था और उस तत्व का बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं लिया था। साथ ही 10 वर्ष से कम उम्र के होने के बावजूद दो तत्वों को जागृत करना इस दुनिया में एक मानवीय उपलब्धि थी। दुनिया के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार माननीय सितारों का सार पीने के बाद एक मानव एक से अधिक तत्वों को जागृत करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक नहीं जब तक कि उनके शरीर उस जागृत तत्व को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेते जिसे उन्होंने मुख्य रूप से जागृत किया था। यदि आसपास ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं होते तो प्रमुख कुलों को जन्म से ही अपने उत्तराधिकारियों को सम्माननीय सितारों के सार में डुबाने और उन्हें दुनिया के सभी तत्वों को जागृत करने से कौन रोक रहा था? न केवल किसी विशेष तत्व के प्रति मनुष्य की आत्मीयता मायने रखती है, बल्कि यह भी मायने रखती है कि वे अपने शरीर के अंदर एक से अधिक तत्वों की शक्ति को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। एक बच्चे के शरीर को आंतरिक रूप से दो तत्वों के समन्वय के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं माना जाता था, इसलिए चाहे कुछ भी हो, कोई भी ओझा इतना मूर्ख नहीं था कि यह स्टंट करता, खासकर तब जब शरीर में तत्वों के असंतुलन के कारण बच्चे की मृत्यु हो सकती थी। यदि किसी को किसी विशेष तत्व से लगाव नहीं है तो वह चाहे कितनी भी सार की शीशियां खा जाए, उस तत्व को जागृत नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मुख्य रूप से जितना मजबूत तत्व जागृत करता है, भविष्य में अधिक शक्तिशाली तत्वों को जागृत करने की उसकी संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
इस क्षेत्र में विशेषज्ञ ओझाओं का यह मानना था कि एक मजबूत प्राथमिक तत्व व्यक्ति के शरीर के अंदर एक कट्टर प्रभुत्व स्थापित करता है और अन्य कमजोर तत्वों को अस्तित्व में आने की अनुमति नहीं देता है। मान लीजिए कि कोई थंडर तत्व जैसे शक्तिशाली हाइब्रिड तत्व को जगाने में कामयाब रहा, जिसे डैनियल ने जगाया था, तो उनकी संभावना अल्फांसो की तुलना में कम होगी, जिसने दूसरे तत्व को जगाने की उम्मीद में पवन तत्व को जगाया था। यही कारण है कि कई लोगों वाले व्यक्ति तत्व सामान्य नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गुप्त कार्य केवल उनकी जानकारी तक ही सीमित रखना बेहतर होगा। ओलिवर काम पर लग गया। उसने अपना हाथ भोजन की ओर बढ़ाया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। पानी की लौ उसके भीतर गूंजती रही क्योंकि स्टील के अंदर का तरल पदार्थ धीरे धीरे हिलता हुआ केंद्र में एक छोटे भंवर के रूप में घूमता रहा और सभी की आंखों के सामने तरल इकट्ठा हुआ और एक तरल गेंद में केंद्रित हो गया। यह एक भूरे रंग का था, तैरते हुए तरल पदार्थ की रंगीन गेंद। नादिया, उसने उसे पुकारा। नादिया ने गोलाकार गेंद को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जल तत्व पर उसका नियंत्रण आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। वह ये बता सकती है, तरल बर्फ का उपयोग करके लंबे समय तक इस आकार को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। फिर भी उसने अपनी उंगली तैरते हुए तरल पदार्थ के गोले की ओर उठाई, क्योंकि ठंड ने तरल पदार्थ को ढकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी गेंद को तब तक जमा दिया जब तक कि वह भूरे रंग की बर्फ की क्रिस्टलीय गेंद में नहीं बदल गई। ये हो गया। ओलिवर ने गेंद को जमीन पर गिरने से पहले हवा में अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे अल्फोंसो की ओर फेंक दिया, जिसने अंतिम क्षण में कुछ लड़खड़ाहट के साथ इसे पकड़ लिया। इतनी ठंड! अल्फोंसो ने तुरंत गेंद को अपनी रिंग में जमा कर लिया। उसने आश्चर्य से ओलिवर की ओर देखा। बर्फ अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। यह अजीब था, बर्फ ठंडी थी, कुछ सामान्य बर्फ की तुलना में बहुत अधिक ठंडी, फिर भी वह ठीक था और उसकी ऐसी प्रतिक्रिया थी। क्या वह ओलिवर की तुलना में इतना कमजोर था? उन्हें लगभग विश्वास हो गया था कि यदि उन्होंने गेंद को अधिक देर तक अपने पास रखा होता तो शायद उन्हें शीतदंश हो जाता। आखिरकार इसका निपटारा हो गया। एम्बर अपनी कुर्सी पर झुकते हुए हंसी। वह पहले से ही बहुत थकी हुई थी और अब इस स्टंट के बाद उसके पास परेशान होने की ऊर्जा भी नहीं बची थी। बस बहुत थक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह खाली पेट सो रही होगी। उसे कबीले छोड़ने से पहले कुछ खाद्य सामग्री जमा न कर पाने का अफसोस था। उसकी नज़र ओलिवर पर पड़ी जो तौलिए से अपने हाथ पोंछ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसके पास कोई व्यवस्था है या क्या वह भी भूखा सो रहा होगा। इससे पहले कि वह पूछ पाती कि क्या उसके पास कुछ खाना है, सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ गूंज उठी। एलिसन नीचे आ रही थी। एलिसन के शीघ्र ही प्रवेश करते ही वे जल्दी से अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। उसने खाली स्टील के कंटेनर को देखा और समूह की ओर देखते हुए अपनी भौहें चढ़ा लीं। आप लोगों ने इसे पहले ही पूरा कर लिया है? उसने सवाल किया। आह, शिक्षक, यह एक अच्छा भोजन था। हम इतने भूखे थे कि हमने सब कुछ खा लिया। हाँ हाँ हाँ, अंबर ने हंसते हुए विनम्रता से कहा। अल्फांसो ने समर्थन में कहा, हाँ मैडम, शिष्टाचार की कमी के लिए खेद है। एलिसन ने गुनगुनाया और अन्य तीन की ओर देखा जो चुप रहे। ठीक है, यह अच्छा है कि आपको खाना पसंद आया। वह मुस्कुराए और बोली, अब अपने कमरे में वापस जाओ और कल की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करो। इसके साथ ही वह समूह को चुपचाप छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। गुर्राना, गड़गड़ाहट, सन्नाटे में पेट की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। ये सच था कि वे सभी भूखे थे। लेकिन अब क्या? क्या कोई खाना बनाना जानता है? अल्फांसो ने सवाल किया। मेरी बहन करती है, एवलिन बोली, लेकिन बेला इस समय वहां नहीं थी इसलिए यह मददगार नहीं था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप हम जैसे बच्चों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वे खाना बनाना सीखेंगे? एम्बर ने भौहें चढ़ा ली, अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दी। ठीक है, बेला करती है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। हाँ। अल्फांसो हल्के से हंसा, लेकिन वह सचमुच भूखा था। ओलिवर ने उन्हें देखते हुए आह भरी, मैं खाना बना सकता हूँ। सच में? अल्फोंसो की अभिव्यक्ति बदल गई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने ओलिवर को उम्मीद से देखा।
एम्बर ने भी उसे आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सभी लोगों में से वह इस तरह के कौशल से परिचित होगा। क्या आप कृपया हमारे लिए कुछ बना सकते हैं? अल्फांसो थोड़ा शर्माया। माफ करें अगर मैं अजीब लगूं। वह जानता था कि ओलिवर भी उनकी तरह ही थका हुआ था, लेकिन वह आशा से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह भूखा नहीं सोना चाहता था। जब उसने पूछा तो वह साधारण रूप से विनम्र था। किससे पकाएं? क्या आपके पास सामग्री है? ओलिवर ने अल्फांसो की ओर ऐसे देखते हुए सवाल किया जैसे वह कोई जोकर हो। उसने बिना सामग्री के खाना बनाने की उम्मीद कैसे कर ली? आह! इस एहसास ने उन्हें तुरंत जोर से झटका दिया और अपने सपनों को ठंडे पानी की बाल्टी से धो डाला। हालांकि ओलिवर ने निराश लोगों के समूह को देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे याद है कि मैंने अपने कबीले को छोड़ने से पहले कुछ खाना जमा कर लिया था। कहानी खत्म। अलविदा।